बेटा आज हम शुरू करेंगे दो छोटे छोटे चैप्टर्स हम करने वाले, एक है अपना वाइंडिंग अप और एक है मेजॉरिटी पावर्स एंड माइनॉरिटी राइट्स। सबसे पहले शुरू करेंगे हम वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप आपको पार्ट ए में आता है, कर लो दोबारा। वाइंडिंग अप बेटा आपको पार्ट ए में आता है और मेजॉरिटी पावर्स एंड माइनॉरिटी राइट्स जो है वो आएगा आपका पार्ट सी में। तो पार्ट सी कितने मार्क्स का मैंने बताया था, 20 मार्क्स का। पार्ट सी में टोटल 4 चैप्टर, उसमें से आज हम एक चैप्टर पढ़ेंगे मेजॉरिटी रूल्स वर्सेस माइनॉरिटी राइट्स। सबसे पहले बात करते हैं बेटा, हाँ, तो बेटा कंपनी लॉ में भी 3 पार्ट है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। हाँ, कंपनी लॉ का पार्ट बी तो पार्ट सी तो 10 मार्क्स का आता है ना, 10 मार्क्स का। पार्ट सी 10 मार्क्स का है, पार्ट बी 40 मार्क्स का और पार्ट ए 50 मार्क्स का, ठीक है। तो इस तरीके से आपका बाइफर्केशन है। तो आज हम पढ़ रहे हैं बेटा पार्ट ए का सबसे पहले कंपनी लॉ वाला। देखो सबसे पहले समझो वाइंडिंग अप का मतलब क्या होता है। एक वर्ड आता है बेटा कॉर्पोरेट कोलैप्स, अब मैं इसको शॉर्ट में बोलता हूं सीसी, कॉर्पोरेट कोलैप्स। कॉर्पोरेट का मतलब क्या है, जितनी भी कंपनी है वो सब किसकी डेफिनेशन में आती है, कॉर्पोरेट के डेफिनेशन में आती है, मतलब सेपरेट लीगल एंटिटी। जितनी भी कंपनी है वो कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में आती है, मतलब सेपरेट लीगल एंटिटी। अगर मैं बोल रहा हूं कॉर्पोरेट कोलैप्स, इसका मतलब ये है कि सेपरेट लीगल एंटिटी खत्म हो रही है। सेपरेट लीगल एंटिटी क्या हो रही है, खत्म हो रही है। इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेट कोलैप्स। अब आप पूछोगे अमित सर ये कॉर्पोरेट कोलैप्स होता ही क्यों है, कॉर्पोरेट कोलैप्स होता ही क्यों है। कॉर्पोरेट कोलैप्स होता है, सबसे पहला रीजन होता है बेटा अगर ज्यादा फ्रॉड हो रही है कंपनी में तो कॉर्पोरेट कोलैप्स हो जाएगा। ज्यादा फ्रॉड हो रही है कंपनी में तो क्या हो जाएगा, कॉर्पोरेट कोलैप्स, सॉरी ज्यादा फ्रॉड हो रहा है कंपनी में तो क्या हो जाएगा बेटा, कॉर्पोरेट कोलैप्स हो जाएगा। दूसरा कॉर्पोरेट कोलैप्स का रीजन है अगर हम अपने आप को चेंज ना करें, अगर हम अपने आप को चेंज ना करें। जैसे पहले सारे चीज कैसे होते थे, फिजिकल, अभी सब कुछ कैसे होने लगे, ऑनलाइन। जिसने फिजिकल से ऑनलाइन में अगर कन्वर्ट नहीं किया तो अगेन क्या हो जाएगा, उसका कॉर्पोरेट कोलैप्स हो जाएगा। समझ में आ गया। तो देखिए आपके नोट्स में सबसे पहला वर्ड मैंने लिखा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट कोलैप्स। तो देखो कॉर्पोरेट कोलैप्स में मैंने क्या क्या लिखा है कि अगर आपका इनएडिकेट कैपिटल है, कैपिटल अगर आपके पास एडिकेट नहीं है तो भी कॉर्पोरेट कोलैप्स होगा। दूसरा कॉर्पोरेट कोलैप्स का रीजन है कि अगर आपका फ्रॉडलेंट बिजनेस प्रैक्टिस हो रहा है तो भी कॉर्पोरेट कोलैप्स होगा। तीसरा आपका रीजन है इन एक्सपीरियंस मैनेजमेंट, आपने जिसको पैसे दिए, जो कंपनी को संभाल रहा है वो क्या है बेटा, इन एक्सपीरियंस है। ऐसे और भी कुछ रीजंस है जिसकी वजह से कॉर्पोरेट क्या होता है, कोलैप्स होता है। इसी कॉर्पोरेट कोलैप्स का एक पार्ट बेटा क्या है, वाइंडिंग अप। कॉर्पोरेट कोलैप्स का एक पार्ट क्या है, वाइंडिंग अप। अब ध्यान से जरा एक बात को समझना, हम इस चैप्टर में 2 वर्ड को बहुत ज्यादा फोकस करेंगे। एक है आपका वाइंडिंग अप, एक है आपका वाइंडिंग अप और दूसरा है आपका डिसोल्यूशन। एक है आपका वाइंडिंग अप और दूसरा क्या है आपका डिसोल्यूशन। वाइंडिंग अप ये फर्स्ट स्टेप होता है बेटा, ये फर्स्ट स्टेप होता है किसी भी सेपरेट लीगल एंटिटी को खत्म करने का। पहला स्टेप क्या होता है, वाइंडिंग अप, और लास्ट स्टेप क्या होता है आपका, लास्ट स्टेप आपका क्या होता है, आपका डिसोल्यूशन। तो पहले हम क्या करेंगे, वाइंडिंग अप करेंगे, फिर बाद में क्या करेंगे, डिसोल्यूशन। विदाउट वाइंडिंग अप डिसोल्यूशन में हम नहीं जा सकते। लेकिन हाँ, जब आप फाइनल में जाओगे ना, एक आपको प्रोसीजर ऐसा दिखेगा जहां पे विदाउट वाइंडिंग अप हम कहां जा रहे हैं, डिसोल्यूशन में। जनरल प्रोविजन क्या है कि पहले हम क्या करते हैं, वाइंडिंग अप, फिर क्या करते हैं, डिसोल्यूशन। लेकिन जब आप फाइनल में जाओगे वहां पे आपको मर्जर अमलगमेशन पढ़ने को मिलेगा। वो एक ऐसा तरीका है जहां पे डायरेक्ट क्या होता है, डिसोल्यूशन, बिना वाइंडिंग अप के। आ रही है बातें समझ में, दोबारा बोल रहा हूं। मैंने क्या बोला, कॉर्पोरेट कोलैप्स हमें क्या खत्म करना है, सेपरेट लीगल एंटिटी। इसके 2 स्टेप है, पहला क्या है, वाइंडिंग अप, दूसरा क्या है, डिसोल्यूशन। समझ में आ गया। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाइंडिंग अप, वाइंडिंग अप का क्या मतलब होता है। उससे पहले इंडिया में वाइंडिंग अप करने के 3 तरीके हैं। इंडिया में वाइंडिंग अप करने के 3 तरीके, एक है आपका बेटा मर्जर अमलगमेशन के थ्रू, दूसरा है आपका स्ट्राइक ऑफ के थ्रू, और तीसरा मेन प्रोविजन जो हमारा वाइंडिंग अप उसके थ्रू। समझ में आ गया। देखो 3 एरो आपको दिख रहे हैं। कंपनी का डिसोल्यूशन हो सकता है 3 तरीके से, कैसे, मर्जर एंड अमलगमेशन करके। कंपनी का डिसोल्यूशन कैसे हो सकता है, 3 तरीके से। पहला मर्जर अमलगमेशन, दूसरा स्ट्राइक ऑफ, और तीसरा क्या है बेटा, वाइंडिंग अप प्रोसेस। अब वाइंडिंग अप में 2 टाइप के वाइंडिंग अप है, एक है कंपलसरी और एक है वॉलंटरी।
आज के दिन वॉलेंटरी नाम का कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं रहा, वो सीधा सीधा जब मैं आपको सेटिंग अप का पार्ट सी पढ़ाऊंगा, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, वहां पे आपको सीखने को मिलेगा क्या, वॉलेंटरी वाइंडिंग अप। तो वॉलेंटरी वाइंडिंग अप आज के दिन कोई कंसेप्ट नहीं है, वो सीधा कहां चला गया है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड में। यानी अगर किसी भी कंपनी को वॉलेंटरी वाइंड अप करना है, खुद से वाइंड अप करना है, तो आप एक काम करो, इस कंपनी एक्ट में मत आओ, कहां चले जाओ, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड में चले जाओ, वहां पे प्रोसीजर लिखा हुआ है कि वॉलेंटरी वाइंडिंग अप कैसे होता है। तो आज जो मैं डिस्कस करूंगा वो ओनली कंपल्सरी वाइंडिंग अप की बात करूंगा। दूसरा बात, ये चैप्टर आपके मॉड्यूल में ओनली ओवरव्यू लिखा हुआ है, मींस व्हाट, ये चैप्टर फाइनल में आता है, कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग नाम का एक सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट है आपका बेटा कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, उसमें ये प्रोविजन आपको आएगा वाइंडिंग अप पूरा का पूरा, ठीक है, वाइंडिंग अप पूरा का पूरा। यहां पे ओनली आपको सिर्फ क्या पढ़ना है, ओवरव्यू। मैं कोई भी डिटेल में नहीं ले जाऊंगा, ओनली क्या पढ़ेंगे, ओवरव्यू पढ़ेंगे कि एक कंपनी का वाइंडिंग अप कैसे करना होता है। एग्जाम में इसलिए बोला इस चैप्टर का वेटेज भी बहुत कम है, 5 नंबर तक का ये चैप्टर आएगा। दूसरा जो चैप्टर पढ़ाने वाला हूं, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट या मेजॉरिटी रूल्स वर्सेस माइनॉरिटी राइट्स, ये सब फाइनल के टॉपिक है। फाइनल में यही टॉपिक आपको 10-10, 15-15, 20-20 नंबर में ये चैप्टर आते हैं। तो यहाँ पे आपको सिर्फ क्या लेना है, ओवरव्यू। मैं ज्यादा डिटेल में इसको नहीं ले जाने वाला, ठीक है। चलिए बात करते हैं बेटा वाइंडिंग अप मूव कैसे होता है। तो पहले सबसे पहले डेफिनेशन देखो वाइंडिंग अप का क्या लिखा है। वाइंडिंग अप ऑफ ए कंपनी इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस बाय विच द लाइफ ऑफ अ कंपनी इज brought to an end and its property administered for the benefit of member and creditor। वाइंडिंग अप का मतलब क्या है बेटा, हम कंपनी के लाइफ को क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, और कंपनी का जो भी एसेट है उसका इस्तेमाल हम किसके बेनिफिट में करेंगे, मेंबर्स के बेनिफिट में करेंगे और क्रेडिटर्स के बेनिफिट में करेंगे, ठीक है। तो देखो वाइंडिंग अप का पूरा प्रोसेस चलता कैसे है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक कंपनी है बेटा ए लिमिटेड, एक कंपनी क्या है, ए लिमिटेड। इस कंपनी का मुझे वाइंडिंग अप करना है, इस कंपनी का मुझे क्या करना है, वाइंडिंग अप करना है। अगर इस कंपनी का वाइंडिंग अप करना है तो सबसे पहले इस कंपनी के वाइंडिंग अप करने के लिए अगर कंपलसरी वाइंडिंग अप होगा तो हमें परमिशन लेके आना पड़ता है, किससे, एनसीएलटी से। किससे परमिशन लेके आना पड़ेगा, एनसीएलटी से। कैसे परमिशन लेना है, कौन से ग्राउंड पे एनसीएलटी परमिशन देगा, वो सब बातें हम डिस्कस बाद में करेंगे। अगर इस कंपनी का वाइंडिंग अप करना है तो मुझे परमिशन किससे लेके आना होगा, एनसीएलटी से। लेकिन एनसीएलटी के पास आपको अप्लाई करना पड़ेगा। कौन अप्लाई करेगा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अप्लाई कर, जैसे कंपनी अप्लाई कर सकता है, मेंबर अप्लाई कर सकता है, आरओसी अप्लाई कर सकता है, गवर्नमेंट भी अप्लाई कर सकती है, ठीक है। वो भी सीखेंगे कौन कौन वाइंडिंग अप का एप्लीकेशन डाल सकता है। लेकिन अगर मान लो कंपनी वाइंडिंग अप का एप्लीकेशन डाल रही है, यानी कंपनी के बिहाफ पे कौन डालेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डालेगा। लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तभी डाल सकता है जब वो किससे परमिशन लेके आ जाएगा, शेयर होल्डर से परमिशन लेके आ जाएगा। शेयर होल्डर परमिशन दे देंगे तो ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या कर सकता है बेटा, वाइंडिंग अप के लिए पिटीशन डाल सकता है। लॉ मेकर ने क्या बोला कंपनी को कि ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहे बिना शेयर होल्डर के अप्रूवल के भी वाइंडिंग अप पिटीशन डाल सकते हैं, लेकिन हम वाइंडिंग अप ग्रांट तभी करेंगे जब शेयर होल्डर अप्रूव कर देगा। जब तक शेयर होल्डर का अप्रूवल नहीं आएगा हम वाइंडिंग अप का ऑर्डर आपको कभी भी नहीं देंगे, ठीक है। अब मान लो एनसीएलटी ने इनको वाइंडिंग अप का ऑर्डर दे दिया, तो जैसे ही वाइंडिंग अप का ऑर्डर देगा, अब कंपनी को क्या बोलेगा, भैया तो एक पर्सन को अपॉइंट कर जिसको बोलते हैं लिक्विडेटर। क्या बोलते हैं, लिक्विडेटर। कभी कभी ये लिक्विडेटर कंपनी को अपॉइंट करना पड़ता है, कभी कभी ये लिक्विडेटर एनसीएलटी अपॉइंट करके देगा। अगर लिक्विडेटर को एनसीएलटी ने अपॉइंट करके दिया है तो उसको हम बोलते हैं ऑफिशियल लिक्विडेटर, और अगर कंपनी खुद से लिक्विडेटर अपॉइंट करे उसको हम बोलते हैं लिक्विडेटर। समझ में आ गया। अब ये लिक्विडेटर कौन हो सकता है, हम भी हो सकते हैं बेटा। कंपनी सेक्रेटरी भी आज के दिन अलाउ कर दिया है एनसीएलटी ने कि कंपनी सेक्रेटरी भी हो सकता है, पहले नहीं था। चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो सकता है, कॉस्ट अकाउंटेंट भी हो सकता है। तो लॉ मेकर ने क्या बोला कि एनसीएलटी एक पर्सन को अपॉइंट करेगा जो कौन होगा, लिक्विडेटर। अब उस लिक्विडेटर का काम क्या होगा, कंपनी के एसेट्स का लिस्ट बनाना, उसको सेल करना, उससे अमाउंट रिकवर करना, ठीक है। उसके बाद जितने भी क्रेडिटर का पैसा बाकी है वो पे बैक कर दो। अगर एसेट के सेल से क्रेडिटर का पैसा पे बैक नहीं हो पा रहा तो ठीक है, जिन जिन मेंबर का अनपेड कॉल बाकी है या जिन मेंबर का गारंटी अमाउंट बाकी है उनसे आप उनको पे कर दीजिए। उससे भी अगर नहीं हो पा रहा, उससे भी नहीं हो पा रहा तो खत्म बेटा। क्यों, मेंबर से आपने पैसे मंगा लिए, क्रेडिटर्स को पे बैक किया, एसेट्स बेच के पैसे मंगा लिए, क्रेडिटर्स को पे बैक कर दिया, उससे भी नहीं हो पा रहा तो क्या,
खत्म, अब कोई मेंबर क्लेम नहीं कर सकता। हाँ, अगर किसी डायरेक्टर की लायबिलिटी अनलिमिटेड थी तो ठीक है, हम उस डायरेक्टर से कॉल कर लेंगे। अगर किसी डायरेक्टर की लायबिलिटी क्या थी, अनलिमिटेड थी, तो हम उस डायरेक्टर से क्या कर लेंगे, कॉल कर लेंगे। अदरवाइज सिंपल क्या होता है, कंपनी के एसेट्स को सेल करो, एसेट से रियलाइज होकर जो पैसा पे बैक हो पाया, नहीं हो पा रहा है तो ठीक है, कंपनी के मेंबर से मंगा लो, जिनका अनपेड कॉल बाकी है, जिनका गारंटी अमाउंट मांगी है उससे भी नहीं हो पा रहा तो खत्म बेटा, अब क्रेडिटर को कुछ भी नहीं मिल सकता। समझ में आया? इसकी पूरी काम किसकी रिस्पांसिबिलिटी होती है, लिक्विडेटर का। लिक्विडेटर जब ये सारा कुछ कर देगा फिर एक फाइनल रिपोर्ट भेजेगा एनसीएलटी को, और फिर एनसीएलटी किसका ऑर्डर इशू करेगा, डिसोल्यूशन का ऑर्डर इशू करेगा। किसका ऑर्डर इशू करेगा, डिसोल्यूशन का। जब तक कंपनी का डिसोल्यूशन ऑर्डर नहीं आता तब तक कंपनी बंद नहीं मानी जाएगी। वाइंडिंग अप में होता क्या है, बस कंपनी की हम इंटरनल चीजों के ऊपर रोक लगा देते हैं। कहने का मतलब क्या कि कंपनी जो है एक्स्ट्रा बर्डन नहीं लेगी, जो इंट्रा बर्डन है उसी को वाइंड अप करने की कोशिश करेगी, बाहर वालों के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो वाइंडिंग अप में बस क्या चेंज होता है, इंटरनल मैनेजमेंट चेंज हो जाता है। कल तक जब कंपनी वाइंडिंग अप में नहीं थी, कौन चला रहा था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अभी कौन चला रहा है, लिक्विडेटर। बस यही डिफरेंस होता है। मैनेजमेंट बॉडी में क्या होता है बेटा, बदलाव होता है। पहले कौन चला रहा था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, अभी कौन चलाएगा, लिक्विडेटर। तो ये पूरा प्रोसेस है बेटा किस चीज का, वाइंडिंग अप का। अभी नहीं, प्रोसेस को हम धीरे धीरे एक एक करके पढ़ेंगे। देखो आपके नोट्स में सबसे पहला एक डायग्राम आपको दिख रहा है, कंसेप्ट ऑफ वाइंडिंग अप करके। एक्स लिमिटेड कंपनी है जिसका वाइंडिंग अप स्टार्ट हुआ, ठीक है। उस बीच में गैप दिख रहा है आपको, और फिर क्या लिखा है मैंने, द लाइफ ऑफ द कंपनी रिमेन्स इंटैक्ट। कब तक, जब तक कि डिसोल्यूशन ऑर्डर नहीं आता। जब तक कि डिसोल्यूशन ऑर्डर नहीं आता तब तक लाइफ क्या रहेगा बेटा, रिमेन इंटैक्ट रहेगा। और जैसे डिसोल्यूशन ऑर्डर आ गया कंपनी क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। जैसे डिसोल्यूशन ऑर्डर आ गया कंपनी क्या हो जाएगी बेटा, बंद हो जाएगी। अच्छा, वो जो लाइफ रिमेन इंटैक्ट है उस बीच में हम करने क्या वाले हैं, तो देखो क्या लिखा हुआ है, लिक्विडेटर अपॉइंटेड एंड सेल द एसेट एंड पे द लाइबिलिटी। लिक्विडेटर को अपॉइंट किया जाएगा, एसेट्स को सेल किया जाएगा, लाइबिलिटी को पे बैक किया जाएगा, और फिर क्या आ जाएगा, डिसोल्यूशन ऑर्डर आ जाएगा, कंपनी क्या हो जाएगी बेटा, खत्म हो जाएगी। कंपनी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। आ रही ये बातें समझ में? हमने लॉ मेकर से पूछा कि सर वाइंडिंग अप का मतलब बता दो। देखो कितना शानदार डेफिनेशन लिखा है ना लाइकों ने, वाइंडिंग अप मींस लिक्विडेशन। देख रहे हो कितना जोरदार डेफिनेशन लिखा है उन्होंने। वाइंडिंग अप मींस वाइंडिंग अप अंडर दिस एक्ट और लिक्विडेशन अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। बोला इस एक्ट के अंदर में जो वाइंडिंग अप करोगे वही वाइंडिंग अप है, और जो आईबीसी में इंसॉल्वेंसी करोगे वो भी क्या है, वाइंडिंग अप ही है। ठीक है, बाकी आप लोग अपने दिमाग से समझ लेना वाइंडिंग अप का मतलब क्या होता है। हमने अपने दिमाग से क्या समझा वाइंडिंग अप का मतलब, कि सर वाइंडिंग अप एक प्रोसेस है जहां पे कंपनी के एसेट को सेल किया जाएगा, कंपनी के लायबिलिटी को पे ऑफ किया जाएगा, और फिर कंपनी का क्या आएगा, डिसोल्यूशन ऑर्डर आएगा। जया पूछ रही अमित सर एक छोटा सा डाउट, अगर मान लो कंपनी के एसेट को आपने सेल किया, 2000 करोड़ की लायबिलिटी है, एसेट को सेल करके 3000 करोड़ रुपया है, तो सर 2000 करोड़ तो हमने दे दिया, उस 1000 करोड़ का क्या, तो बेटा जितने भी मेंबर्स है ना सब में इक्वली बांट दिए जाएंगे। और ये बातें समझ में, और फिर उसके बाद इसकी रिपोर्ट किसको जाएगी, एनसीएलटी को, और फिर क्या आ जाएगा, डिसोल्यूशन ऑर्डर। आई बातें समझ में? आपके एग्जामिनर का एक फेवरेट क्वेश्चन है, नीचे देखो क्या लिखा हुआ, पर्पस ऑफ वाइंडिंग अप लिखा हुआ, व्हाट आर द ऑब्जेक्ट ऑफ वाइंडिंग अप। तो देखो मैंने क्या लिखा है ऑब्जेक्ट ऑफ वाइंडिंग अप में, द मेन पर्पस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी इज टू रिलीज द asset and pay the debt of the company expeditiously and fairly in accordance with the law. However, the purpose must not be exploited for the benefit or advantage of any class. एक बात मुझे बताओ, कंपनी का वाइंडिंग अप हो रहा है तो क्या किसी एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर होल्डर को हम बेनिफिट देंगे? नहीं, बेनिफिट किसको मिलेगा, एग्रीगेट क्लास ऑफ शेयर होल्डर। ऐसा हम नहीं बोलेंगे किसी पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर होल्डर को बेनिफिट मिलेगा और किसी पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर होल्डर को बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये तो फिर राइट टू इक्वालिटी नहीं हुआ ना। इसलिए लॉ मेकर क्या बोल रहा है कि जब भी वाइंडिंग अप होगा तो वो गुड होना चाहिए फॉर ऑल द मेंबर्स। ठीक, चलिए अब हम फटाफट देखेंगे इफेक्ट ऑफ वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप का इफेक्ट क्या होगा, सिंपल, दो ही इफेक्ट होता है बेटा, लिक्विडेटर को अपॉइंट करो और लिक्विडेटर को क्या बोलो, एसेट्स की लिस्ट बनाओ, क्रेडिटर की लिस्ट बनाओ, एसेट्स को रियलाइज करो, पैसा रिकवर करो और क्रेडिटर्स को पे बैक करो। यही क्या है बेटा, वाइंडिंग अप का इफेक्ट। तो आपके एग्जाम में ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ वाइंडिंग अप एंड व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ वाइंडिंग अप। याद रहेगा?
चलिए अब जोरदार हम बेटा तीन डिफरेंसेस पढ़ने वाले हैं। तीन में से कोई एक डिफरेंस आपके एग्जाम में बेटा पूछ सकता है। पहला डिफरेंस पढ़ेंगे कि वाइंडिंग अप में और इंसॉल्वेंसी में क्या डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस पढ़ेंगे कि वाइंडिंग अप में और डिसोल्यूशन में क्या डिफरेंस है। और तीसरा डिफरेंस पढ़ेंगे कि सर इंसॉल्वेंसी में और बैंकरप्सी में क्या डिफरेंस है। इंसॉल्वेंसी में और बैंकरप्सी में क्या डिफरेंस है। और जब आप इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी को डिफरेंस को पढ़ोगे ना तो आप इतना सीख जाओगे, हाउ टू मेक जलेबी, हाउ टू मेक जलेबी पक्का सीख जाओगे। इतना घटिया डेफिनेशन दे रखा है ना, एक ही पॉइंट को 3 बार लॉ मेकर ने लिखा है। और जितने भी डिफरेंस है ना बेटा इसमें मैंने अपना कोई दिमाग नहीं लगाया, सीधा आपके मॉड्यूल से कट कॉपी पेस्ट डाल दिया। आगे बताऊंगा बेटा, जब उस टॉपिक पे आऊंगा ना तब बताऊंगा हाउ टू मेक जलेबी, अभी नहीं। ठीक है, वो बातों को बातों को घुमा रहे हैं बेटा और कुछ नहीं कर रहे हैं। आज ये बेटा सबसे पहले डिफरेंस पढ़ते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंसॉल्वेंसी एंड वाइंडिंग अप। ध्यान से बेटा, इंसॉल्वेंसी होता है एक इंडिविजुअल का। अब इंसॉल्वेंसी कब होगा, जब उस इंडिविजुअल की लायबिलिटी ज्यादा होगी और एसेट कम होगी, तो क्या होगा, वो इंसॉल्वेंट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा लगे हाथ में यहीं पे इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी का डिफरेंस बता देता हूं। इंसॉल्वेंसी का मतलब मैंने क्या बोला, एसेट कम है और लायबिलिटी ज्यादा है, इसको हम क्या बोलते हैं, इंसॉल्वेंट। बैंकरप्ट का मतलब क्या होता है, जब इसी बात की गारंटी कोर्ट दे दे। फॉर एग्जांपल मेरी एसेट कम है और लायबिलिटी ज्यादा है, ये मैं बोल रहा हूं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने आरिका से पैसे लिए और मैं क्या बोल रहा, आरिका मेरी तो लायबिलिटी ज्यादा है, एसेट कम है, सो मैं इंसॉल्वेंट अपने आप को अनाउंस कर रहा हूं। क्या ये मान लेगी, नहीं। यही बात की सबूत कौन दे दे बेटा, कोर्ट दे दे। तो अगर कोर्ट ने दे दिया तो इसी को हम बोलते हैं बैंकरप्ट। इसी को क्या बोलते हैं बेटा, बैंकरप्ट। याद है पहले पढ़ाया था इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी का डिफरेंस। यही डिफरेंस है किसका, इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी का। इंसॉल्वेंसी इंसान खुद से बोलता है कि मेरी एसेट क्या हो चुकी है बेटा, कम, और लायबिलिटी क्या हो चुकी है, ज्यादा। जबकि बैंकरप्सी कौन डिक्लेयर करता है, कोर्ट डिक्लेयर करता है कि हाँ ये जो बोल रहा है ये बिल्कुल सही बोल रहा है, तो अब मैं क्या हो चुका हूं, बैंकरप्ट हो चुका हूं। अब देखो इंस्टीट्यूट ने इसी बात को 3 बार कैसे घुमाया। आ जाओ पहले, सबसे पहले वही देख लो, बैंकरप्सी और इंसॉल्वेंसी का बेटा डिफरेंस। पहला डिफरेंस क्या लिखा हुआ है, इंसॉल्वेंसी इज व्हेन एन इंडिविजुअल, कॉर्पोरेशन और अदर ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट मीट इट्स फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। मतलब क्या है कि भाई एसेट कम है और लायबिलिटी ज्यादा है, फॉर पेइंग द डेट्स as they are due. Bankruptcy is not exactly the same as insolvency. Very good. ठीक है, पहला डिफरेंस देखा कितना जोरदार लिखा है। इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या बोला कि अगर आप फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को मीट नहीं कर पा रहे हो तो आप इंसॉल्वेंसी हो। अब क्या बोल रहे हैं, बैंकरप्सी वो होता है जो इंसॉल्वेंसी नहीं होता है। वेरी गुड, समझ में आ गया। सेकंड देखो, टेक्निकली, अब देखो अब सेकंड पॉइंट क्या लिखा है, टेक्निकली बैंकरप्सी अकर्स व्हेन द कोर्ट हैज डिटरमाइंड इंसॉल्वेंसी एंड गिव लीगल ऑर्डर फॉर इट टू बी रिजॉल्व। ठीक है, अब मुझे बताओ, ऊपर वाला एक पॉइंट अलग है और नीचे वाला एक पॉइंट अलग है। ठीक है, लेकिन इसको इन्होंने 2 पॉइंट बनाया। अब मुझे बताओ नीचे वाले पॉइंट में कोई डिफरेंस की बू आ रही है, वो तो सिर्फ ये लिखा हुआ है कि भाई इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है, वही लिखा हुआ है ना। अब आ जाओ बैंकरप्सी, थर्ड पॉइंट देखो क्या लिखा है, बैंकरप्सी इज डिटर्मिनेशन ऑफ इंसॉल्वेंसी मेड बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ विथ रिजल्टिंग लीगल ऑर्डर इंटेंडेड टू बी रिजॉल्व द इंसॉल्वेंसी। वेरी गुड, क्या बोल रहे हो भाई, पहले वाले पॉइंट में क्या बोल रहे हो। अब जरा पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 को देखो, टेक्निकली बैंकरप्सी अकर्स व्हेन अ कोर्ट हैज डिटरमाइंड इंसॉल्वेंसी। अब देखो यहां पे क्या बोल रहा है, बैंकरप्सी इज डिटर्मिनेशन ऑफ इंसॉल्वेंसी मेड बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ विथ रिजल्टिंग लीगल ऑर्डर इंटेंडेड टू बी रिजॉल्व द इंसॉल्वेंसी। वेरी गुड, दोनों बात सेम है। एक में क्या बोल रहा है, ऑर्डर आ गया, एक में क्या बोल रहा है, ऑर्डर आने वाला है। तीसरा, insolvency describe a situation where the debtor is unable to meet his/her obligation, and bankruptcy is a legal scheme in which insolvency debtor seeks relief. Insolvency debtor seek relief. आप मुझे बताओ, चारों में कहानी सेम है। अब अगर बेटा यही आंसर हम एग्जाम में लिख के आए ना तो चिंदी चोर 1 नंबर ना दे अपन को। मुश्किल से अगर 5 नंबर का एक क्वेश्चन होगा ना तो 1 नंबर चिपका के निकल जाएंगे और हमें क्या बोलेंगे कि बेटा तुमने एक बात को बार बार रिपीट किया है। सर हमने आप ही के मॉड्यूल को रिपीट किया है, थोड़ी हमने रिपीट किया, हमने तो सीधा आपने मॉड्यूल दिया, हमने रट्टा मारा, पढ़ के लिख दिया।
यही आंसर अगर हम लिख के आए ना एग्जाम में तो क्या बोलेगा बेटा तूने रेपिटेशन किया और आपने क्या किया, कौन से गुल खिला दिए। देखा जाए तो 4 लाइन का मतलब सिर्फ एक निकल के आया कि इंसॉल्वेंसी में आप फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को मीट नहीं कर पा रहे हो और बैंकरप्सी ने, कोर्ट ने बोल दिया यस ये नालायक फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को मीट नहीं कर पा रहा, खत्म। मैं अगर अभी एग्जाम देता ना तो यही लिख के आता, इंसॉल्वेंसी में वो इंसान खुद बोल रहा है कि फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को मीट नहीं कर पा रहा और बैंकरप्सी में कोर्ट बोल रहा है कि यस वो नालायक जो भी बोल रहा है वो सही बोल रहा। ऐसे मैं आंसर लिख के आता अभी एग्जाम में। और क्या पढ़ा रहे हो? वाइंडिंग अप। भेजो। चलिए तो बेटा वाइंडिंग अप और इंसॉल्वेंसी समझ में आ गया, सॉरी इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी क्लियर है। अब आते हैं बेटा इंसॉल्वेंसी और वाइंडिंग अप में। तो पहला डिफरेंस हमने क्या सीख लिया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी। लास्ट टाइम बोल रहा हूं एग्जाम में बस इतना ही लिख के आना। पहला पॉइंट क्या लिखोगे कि इंसॉल्वेंसी एक ऐसा मैटर है जहां पे इंसॉल्वेंट पर्सन अपनी लीगल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को फुलफिल नहीं कर पा रहा, मतलब एसेट कम है लायबिलिटी ज्यादा है, तो वो इंसॉल्वेंसी है। और इसी बात की ऑर्डर कौन देता है, दे देता है कोर्ट, तो वो बैंकरप्सी है। करेक्ट है। मेरा एक स्टूडेंट था जिसने अजीब ही आंसर दिए थे, याद है क्या बोला था मैंने, बैंकरप्सी का उसने जो डिफाइन किया था ना आज तक मैं नहीं बोला। वो क्या बोलता है, सर बैंक वाले जब रैप्टा मारते हैं ना पेमेंट ना करने पे, उसको बोलते हैं बैंकरप्सी। चलिए अब बात करते हैं बेटा इंसॉल्वेंसी और वाइंडिंग अप का डिफरेंस। सबसे पहले मैंने क्या बोला, इंसॉल्वेंसी किसका होता है, इंडिविजुअल का। इंसॉल्वेंसी किसका होता है, इंडिविजुअल का। और वाइंडिंग अप किसका होता है बेटा, कॉर्पोरेट का। वाइंडिंग अप किसका होता है, कॉर्पोरेट का। बट इसको दिल पे मत लगा लेना कि कॉर्पोरेट का इंसॉल्वेंसी नहीं हो सकता, कॉर्पोरेट का इंसॉल्वेंसी नहीं हो सकता, इसको दिल पे मत लगा लेना। कॉर्पोरेट का भी इंसॉल्वेंसी होता है। अगर कॉर्पोरेट का इंसॉल्वेंसी नहीं होता तो बेटा मुझे बताओ इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड क्यों बनता। ठीक है, चलिए सेकंड पॉइंट देखो डिफरेंस में क्या लिखा है। अ पर्सन कैन बी अजर्ड इंसॉल्वेंट ओनली व्हेन अनेबल टू पे इट्स डेट्स। एक पर्सन जो है इंसॉल्वेंट तभी कहलाता है जब वो अपनी लायबिलिटी मीट करने के लायक नहीं रहा। लेकिन एक अच्छी भली कंपनी बेटा वाइंडिंग अप में जा सकती है। फॉर एग्जांपल कंपनी बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, शेयर होल्डर बोल रहे अब अपन को चलाने का मन नहीं है, खत्म करो। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, शेयर होल्डर बोल रहे हैं अब हमें चलाने का मन नहीं है, खत्म करो, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इट्स अ वाइंडिंग अप। याद रहेगा। चलिए तो वाइंडिंग अप बेटा अच्छी भली कंपनी का हो सकता है, लेकिन इंसॉल्वेंसी तभी होगा जब हम अपने लायबिलिटी को पे बैक नहीं कर पाएंगे। तीसरा देखो क्या डिफरेंस है। इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग द एसेट प्रॉपर्टी ऑफ द पर्सन इज वेस्टेड इन द ऑफिशियल असाइनी। ये एक बंदा होता है बेटा जिसको कोर्ट अपॉइंट करके देता है। ठीक है, अब बोलोगे अमित सर अच्छा आपसे एक डाउट पूछूं कि मैं इंसॉल्वेंट हो गया, मेरे असेट को रियलाइज करने के लिए एक बंदे को अपॉइंट किया गया जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑफिशियल असाइनी। क्यों अपॉइंट करती है कोर्ट ऐसे ऑफिशियल असाइनी को? मेरा एसेट मैं बेचूंगा ना, क्यों उसको अपॉइंट किया जा रहा है? इंसॉल्वेंट बोल दिया ना कोर्ट। तो आगे बताओ, आधा तो सही बोला, आगे सिंपल सी बात है सर। सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या बोलता है, कौन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता? साउंड माइंड का बंदा कर सकता है, अनसाउंड माइंड नहीं कर सकता, माइनर नहीं कर सकता। और तीसरा लिखा हुआ है लॉ ने डिस्क्वालीफाई कर दिया, तो ये किसमें आ जाता है, लॉ ने डिस्क्वालीफाई कर दिया कि बेटा तू कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो उसके बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए हम किसको अपॉइंट करते हैं, उस पर्सन को अपॉइंट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ऑफिशियल असाइनी। अच्छा मुझे बताओ इंसॉल्वेंट अगर इंडिविजुअल अगर इंसॉल्वेंट होगा तो किसको अपॉइंट करेंगे, ऑफिशियल असाइनी को। लेकिन अगर कंपनी इंसॉल्वेंट होगा या वाइंडिंग अप में जाएगा तो किसको अपॉइंट करेंगे, लिक्विडेटर को। किसको अपॉइंट करेंगे, लिक्विडेटर को। करेक्ट है। अब ये लिक्विडेटर कंपनी भी अपॉइंट कर सकता है और कोर्ट भी अपॉइंट कर सकता है। अब आ जाइए, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग द इंसॉल्वेंट इज डिस्चार्ज फ्रॉम ऑल डेट्स। लेकिन याद रखना बेटा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वाइंडिंग अप के बाद भी कंपनी लाइबल होती रहेगी कंटिन्यू। कब नहीं लाइबल होगी, जब डिसोल्यूशन ऑर्डर आ जाएगा। जब क्या आ जाएगा बेटा, डिसोल्यूशन ऑर्डर। तो ऐसे छोटे छोटे 4 पॉइंट्स में याद रखो। इंसॉल्वेंसी किसका होता है, इंडिविजुअल का, और वाइंडिंग अप किसका होता है, कंपनी का। ठीक है,
इंसॉल्वेंसी कब होता है? जब एक इंडिविजुअल अपनी लाइबिलिटी को पे ऑफ नहीं कर पाता है और एक अच्छी भली कंपनी का वाइंडिंग अप हो सकता है। जरूरी नहीं है कि जब वो लाइबिलिटी नहीं पे कर पाएगा तभी वाइंडिंग अप होगा। दो डिफरेंस समझ में आ गए? पहले दो को रिपीट करो। इंसॉल्वेंसी किसका होगा? इंडिविजुअल का। वाइंडिंग अप किसका होगा? एक कंपनी का। इंसॉल्वेंसी कब होता है? जब तुम लाइबिलिटी पे बैक नहीं कर पाओगे, लेकिन एक अच्छी भली कंपनी का वाइंडिंग अप हो सकता है। ठीक है, एक बार इंडिविजुअल इंसॉल्वेंट हो गया, अपने डेट को पे बैक कर दिया, उसके बाद उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं है, लेकिन कंपनी का जब तक डिसोल्यूशन ऑर्डर नहीं आएगा तब तक वो लाइबल होगा। और डिसोल्यूशन ऑर्डर कौन देता है? एनसीएलटी और कोर्ट। याद रहेगा पक्का। और एक और डिफरेंस क्या पढ़ा था बेटा? इंसॉल्वेंसी में किसको अपॉइंट करते हैं? ऑफिशियल असाइनी को। और वाइंडिंग अप में किसको अपॉइंट करते हैं? लिक्विडेटर को। क्लियर है? तो ये दो डिफरेंस हमने कर लिए। कौन कौन से डिफरेंस हमने पढ़ लिए? वाइंडिंग अप और इंसॉल्वेंसी में क्या डिफरेंस है, और इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट डिफरेंस पढ़ रहे हैं बेटा, वाइंडिंग अप और डिसोल्यूशन। सबसे जोरदार डिफरेंस बेटा यही है। वाइंडिंग अप का मतलब मैंने क्या बोला? फर्स्ट स्टेप, जहां पे कंपनी को हम बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। पहला स्टेप लिया है जहां पे हम कंपनी को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड वाइंडिंग अप। और डिसोल्यूशन क्या है? लास्ट स्टेप, जहां पे हमने कंपनी को डिसॉल्व कर दिया। अच्छा, वाइंडिंग अप में क्या होगा? वाइंडिंग अप में एसेट्स को सेल किए जाएंगे, लायबिलिटी को पे ऑफ किया जाएगा। और डिसोल्यूशन में क्या होगा? डिसोल्यूशन ऑर्डर आएगा कि कंपनी अब से सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं रही, खत्म। समझ में आ गया? वाइंडिंग अप कौन करवा सकता है? लिक्विडेटर करवा सकता है, लेकिन डिसोल्यूशन ऑर्डर हमेशा कोर्ट या एनसीएलटी की तरफ से ही आएगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? चलिए अब डिफरेंस देखते हैं। देखो पहला क्या लिखा है? वाइंडिंग अप प्रोसीड्स डिसोल्यूशन। वाइंडिंग अप के बाद क्या होगा? डिसोल्यूशन। और डिसोल्यूशन इज द एंड रिजल्ट आफ्टर द कंपनी इज वाउंड अप। सेकेंड क्या लिखा है? इन वाइंडिंग अप एसेट्स को रियलाइज किया जाएगा, लायबिलिटी को पे ऑफ किया जाएगा। और डिसोल्यूशन में सेपरेट लीगल एंटिटी को खत्म किया जाएगा। वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग में कमेंस विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट, जबकि डिसोल्यूशन बिना कोर्ट के ऑर्डर से नहीं आएगा। लिक्विडेटर कैन रिप्रेजेंट द कंपनी इन वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग, लेकिन क्या डिसोल्यूशन में कर सकता है? नहीं। एंड लास्ट क्या लिखा हुआ है? क्रेडिटर कैन प्रूव देयर डेट टिल वाइंडिंग अप। डिसोल्यूशन ऑर्डर के बाद वो अपना डेट प्रूव नहीं कर सकता बेटा, टाटा एंड बाय बाय, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। याद रहेगा? तीनों डिफरेंस बिल्कुल छोड़ के मत जाना एग्जाम में, तीन में से कोई ना एक डिफरेंस आ जाएगा एग्जाम में। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं बेटा मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप। इंडिया में दो टाइप के वाइंडिंग अप है। कौन कौन से? एक कंपलसरी वाइंडिंग अप और एक वॉलेंटरी वाइंडिंग अप। कंपलसरी वाइंडिंग अप कौन करेगा? एनसीएलटी करेगा। और वॉलेंटरी वाइंडिंग अप कंपनी खुद से कर सकती है। लेकिन मैंने क्या बोला अभी कि आज के दिन वॉलेंटरी वाइंडिंग अप कहां चला जा चुका है? इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड में। कंपनीज एक्ट में सिर्फ क्या रह चुका है बेटा? कंपलसरी वाइंडिंग अप। ठीक है, अब वाइंडिंग अप को जो सेक्शन है ना बेटा, वो पता है कहां से शुरू होते हैं? सेक्शन 271 से शुरू होते हैं और अप्रॉक्सीमेट साइड 350 तक जाता है। बस ओनली इतने सेक्शंस हैं। 271 से शुरू होंगे और कहां तक जाएंगे? 350 तक। अपन को टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हमारे सिलेबस में इतना नहीं है। हमारे सिलेबस में सिर्फ ये पढ़ना है कौन से रीजन से वाइंडिंग अप होता है, कौन अप्लाई करेगा, वाइंडिंग अप कैसे होता है। बस 3 क्वेश्चन और हम पढ़ने वाले, फिर हमारा ये चैप्टर खत्म। सबसे पहला पढ़ रहे हैं सेक्शन नंबर 271। कौन से रीजन के? रट के जाना, एकदम सीधा रट के जाना। सीधा सीधा पूछ लेगा भैया बता कौन से रीजन से एनसीएलटी तुझे वाइंडिंग अप करेगा। समझ में आ गया? तो देखो 271 में ज्यादा नहीं बेटा, ओनली ए से लेके ई तक का मैटर है। ओनली ए से लेके ई तक के मैटर पे एनसीएलटी आपको क्या दे सकता है? वाइंडिंग अप ऑर्डर दे सकता है। पहला पॉइंट देखो क्या लिखा हुआ है? कंपनी एसआर पास कर रही है और बोल रही है कि हम क्या जाना चाहते हैं? वाइंडिंग अप में। कंपनी क्या पास कर रही है? एसआर पास कर रही है। और क्या बोल रही है कि हम कहां जाना चाहते हैं? वाइंडिंग अप में। बोला वेल गुड। वैसे एक बात बताओ, एनसीएलटी को कंपनी ने अप्लाई किया, एसआर पास करवा के अप्लाई किया कि सर हम वाइंड अप होना चाहते हैं, क्या एनसीएलटी ऑर्डर दे देगा वाइंड अप का? अच्छा मुझे बताओ, वाइंडिंग अप से कोई नुकसान है क्या? कंपनी अगर बंद हो जाएगी तो कोई नुकसान है? किसका नुकसान है? क्रेडिटर्स का, मेंबर्स का? बिल्कुल गलत। नुकसान सब, अच्छा वेरी गुड। वाइंडिंग अप में सबसे बड़ा नुकसान होता है बेटा किसका? वर्कर का। समझा? क्यों? एक कंपनी अगर बंद हो जाएगी ना बेटा, सैकड़ों वर्कर सड़क पे आ जाएंगे।
समझा। 2019 से जब से कोविड आया कितनी सारी कंपनी बंद हुई, अनएम्प्लॉयमेंट कितना बढ़ गया, समझ में आ रहा नहीं आ रहा। तो लॉ मेकर क्या बोल रहा है कि भाई वाइंडिंग अप इज अ लास्ट असॉल्ट। एनसीएलटी को लगता है कि जब तक बातें बनने वाली है बना लो, जब नहीं बनने वाला होगा तो मैं वाइंडिंग अप का ऑर्डर दूंगा, अदरवाइज नहीं दूंगा। आ रही है बातें समझ में, पहला पॉइंट समझ में आ गया। चलो सेकंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि कोई भी कंपनी अगर इंडिया के सोवरेनिटी को वॉयलेट करेगी, मतलब सोवरेन फंक्शन, इंडिया की बातों को उल्लंघन कर रहे हो, इंडिया के गुडविल का डैमेज कर रहे हो, तो आपकी कंपनी को हम क्या कर देंगे, वाइंडिंग अप कर देंगे। पॉइंट नंबर ई बेटा बहुत इंपॉर्टेंट। पॉइंट नंबर सी क्या लिखा हुआ है, इफ एन एप्लीकेशन मेड बाय द रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार अप्लाई कर रहा है किसको, एनसीएलटी को, कि हमें ऐसा पता चला है कि कंपनी जो है अपने फंड का मिस यूटिलाइज कर रही है या कंपनी का मैनेजमेंट गलत तरीके से चलाया जा रहा है। समझा, कंपनी का मैनेजमेंट कैसे चलाया जा रहा है, गलत तरीके से चलाया जा रहा है। दो बातें मैंने बोली, आरओसी अप्लाई करे किसको, एनसीएलटी को, और वो क्या प्रूफ करने की कोशिश कर रही है कि भाई कंपनी अपने फंड का मिस यूटिलाइज कर रही है और कंपनी गलत तरीके से चलाई जा रही है। सो आप इसको क्या कर दीजिए, वाइंडिंग अप कर दीजिए। एप्लीकेशन किसने डाली है, आरओसी ने। किसने डाली है बेटा, आरओसी ने। चलिए उसका पॉइंट नंबर डी में ये लिखा हुआ है, इफ अ कंपनी हैज अ डिफॉल्ट, कंपनी का क्या है बेटा, डिफॉल्ट है। किस चीज का डिफॉल्ट है, फाइलिंग ऑफ, किस चीज के फाइलिंग में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न लगातार 5 सालों तक। अगर तूने लगातार 5 सालों तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया तो कंपनी का क्या हो सकता है, वाइंडिंग अप हो सकता है। इसलिए बेटा ध्यान से देखो, सेक्शन 271 जो है ना ऊपर मे से शुरू है। मे का मतलब रिकमेंडेटरी, मैंडेटरी नहीं है। शैल होता तो इस ग्राउंड पे पक्का वाइंडिंग अप होता, लेकिन अभी मे का मतलब क्या, एनसीएलटी सोचेगा करना है या नहीं करना है। और लास्ट क्या लिखा है, सबसे लास्ट बेटा जोरदार है, अगर ट्रिब्यूनल को लगता है यस इट इज अ जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड, ट्रिब्यूनल को लगता है यस इट इज अ जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड, तो वो क्या करेगा बेटा, वाइंडिंग अप करेगा। ट्रिब्यूनल को क्या लगता है इट इज जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड, तो वो क्या करेगा, वाइंडिंग अप करेगा। मुझे बताओ पहले पॉइंट में कोई दिक्कत, पहले क्या लिखा हुआ है, एसआर पास किया, एसआर का मतलब 75% मेंबर से लिया परमिशन और कंपनी कहां चली गई, वाइंडिंग अप में। दूसरा क्या लिखा हुआ है, कंपनी इंडिया के अगेंस्ट काम कर रही है तो कहां चली जाएगी, वाइंडिंग अप में। तीसरा आरओसी अप्लाई कर रहा है और प्रूफ करने की कोशिश कर रहा है कि भैया कंपनी के फंड का क्या हो रहा है, मिस यूटिलाइजेशन, और कंपनी गलत तरीके से रन कर रही है तो कंपनी वाइंडिंग अप में। चौथा क्या लिखा हुआ है कि भाई, फोर्थ क्या था, कंपनी ने डिफॉल्ट किया है लगातार 5 सालों का, किस चीज का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न लगातार 5 सालों से फाइल नहीं किया है तो कंपनी कहां चली जाएगी, वाइंडिंग अप में। और लास्ट क्या लिखा हुआ है, कंपनी अनेबल पे इट्स डेट। याद हो गया पक्का, क्या है वो, जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड। ऐसा किसको लगता है, एनसीएलटी को, तो कंपनी कहां चली जाएगी, वाइंडिंग अप में। अब बोलोगे अमित सर पहले के 4 पॉइंट तो क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गए, लेकिन लास्ट वाला क्या लिखा हुआ है, जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड। सर ऐसा कब लगेगा एनसीएलटी को, तो बेटा अब इस जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड को तो कंपनी लॉ में कहीं एक्सप्लेन नहीं किया, बोला बेटा समझ लो तुम्हें जो समझना है। समझा, लॉ मेकर ने लिख तो लिया जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड और क्या बोल दिया, वट एवर यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड यू कैन। अब कैसे मैं समझू इसका मतलब, तो हमने क्या किया बेटा, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऑर्डर्स देखे, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट्स देखे कि हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ने कौन कौन से ऐसे ग्राउंड को जस्ट एंड इक्विटेबल माना है कि हाँ ये सिचुएशन हो सकता है कंपनी के वाइंड अप करने का। आई बातें समझ में। अब हम उसका क्या पढ़ेंगे बेटा, जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड। उससे पहले आपको वहां पे देखो एक ग्राउंड ए करके लिखा हुआ है, उसमें देखो क्या लिखा है। मैंने पहले पॉइंट में क्या बोला था, कंपनी एसआर लगा के कहां जा सकती है, वाइंडिंग अप, एसआर पास करके। अब पता है लॉ मेकर क्या बोलता है, भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पहले क्या पास करवाए, एसआर, और फिर कंपनी को कहां डाले, एनसीएलटी को अप्लाई करे कि ये देखो हमने शेयर होल्डर से एसआर ले लिया, अब आप हमें वाइंडिंग अप का ऑर्डर दे दो। ठीक है, रिया पूछ रही है सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है ना क्या बोल रहे हैं, पहले हम लगा देते हैं और फिर बाद में एसआर ले लेंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को एनसीएलटी ने बोला ठीक है तुम्हारा मोस्ट वेलकम, तुम आ जाओ, पहले पिटीशन ही फाइल कर दो, अब कहाँ चले जाओ, एनसीएलटी के शेयर होल्डर के पास, उनसे परमिशन लेके आओ। अगर उन्होंने परमिशन दे दिया तभी मैं तेरी पिटीशन को एक्सेप्ट करूंगा, अदरवाइज फाड़ के फेंक दूंगा।
समझ में आ रहा? तो क्रक्स ऑफ द स्टोरी क्या निकला? बिना शेयर होल्डर के परमिशन से वाइंडिंग अप नहीं हो सकती। बिना शेयर होल्डर के परमिशन से क्या नहीं हो सकता बेटा? वाइंडिंग अप नहीं हो सकता। बिना शेयर होल्डर के परमिशन से क्या नहीं हो सकता? वाइंडिंग अप नहीं हो सकता। इतनी बातें समझ में आ गई? पक्का? कोई डाउट? ये जो मैंने टॉपिक पढ़ाया ना, ये टॉपिक सीधा सीधा एग्जाम में 2 मार्क्स में पूछ लेगा कि ग्राउंड नंबर 1 पे वाइंडिंग अप के लिए पिटीशन कौन डालेगा? तो क्या बोलोगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कब डालेगा? शेयर होल्डर से पूछने के बाद। क्या शेयर होल्डर के पूछने से पहले डाल सकता है? बोलो बिंदास डालो, लेकिन एनसीएलटी उस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट तभी करेगा जब शेयर होल्डर हाँ बोल देंगे। इतनी बातें समझ में आ गई? चलिए अब बेटा जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड को समझने वाले हैं। व्हाट इज द जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड? तो अलग अलग केस स्टडी में अलग अलग डिसीजंस दिए हैं। किसने बेटा? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने। तो हम एक एक जजमेंट को पढ़ रहे हैं। सबसे पहला देखो क्या लिखा हुआ है, जर्मन डेट कॉफी का दिख रहा आपको? उस केस में लॉ मेकर ने क्या बोला? कोर्ट ने क्या बोला कि भैया वाइंडिंग अप कब होगा? जब कंपनी का ऑब्जेक्ट ही क्या है? फ्रॉडलेंट। कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है? फ्रॉड वाला। याद करो, एक मूवी देखी थी 25 दिन में पैसे डबल। कौन सी मूवी थी? फिर हेरा फेरी। 25 दिन में पैसे डबल। एक कंपनी खोली थी आपने, कौन सी? लक्ष्मी चिट फंड ऐसी कुछ था ना उस नाम का, लक्ष्मी चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड ऐसे ही कुछ था। तो भाई तुमने क्या किया? 25 दिन में पैसे डबल करने के प्रॉमिस किए ना, क्या वो डबल हुआ? नहीं हुआ। तुमने फ्रॉड किया ना। इस कंपनी का क्या हो सकता है? वाइंड अप करवा दिया आरओसी ने वाइंड अप, कि वो कंपनी खुद वाइंड अप हो गई। खुद वाइंड अप होगी ना भाई। ऐसी कंपनी को तुम ढूंढोगे कहां? पकड़ भी पाओगे? इम्पॉसिबल टास्क हो जाता है बेटा ऐसी कंपनी को ढूंढना। क्यों? इनके सारे ऐप से लेके जितने भी सर्वर होते हैं सब फेक बना रखे होते हैं। ठीक है, इंडिया में याद रखना बेटा, लॉ मेकर से ज्यादा दिमाग इंडियन चोरों को है। आपसे 10 कदम वो आगे सोचते हैं और उनके गलती करने पे आपको फिर दिमाग में बुद्धि आती है कि अच्छा हाँ इस पे हमने लॉ नहीं बनाया था। समझ में आ रहा है यार? तो अगर मैं इंडिया में बात करूं तो ये 3 प्रोफेशनल जो है ना, सीए, सीएस और सीएमए, बहुत दिमाग वाले हैं बेटा। क्यों? क्योंकि लॉ मेकर की लिखी गई लॉ को अगर बोला जाए तो एक होता है डॉक्टर जो इंसान की पोस्टमार्टम कर रहा होता है, और हम नालायक शिक्ष की पोस्टमार्टम कर रहे होते हैं लॉ की। कहां से क्या लूपहोल निकाले? क्यों? क्योंकि हमारा धंधा इसी पे चलना है कि नहीं? क्योंकि कंपनी को जब तक हम बेनिफिट नहीं करवाएंगे, क्या कंपनी हमें जॉब पे रखेगी? बिल्कुल ना रखे। चलिए आज ये बेटा सेकंड पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा। सेकंड केस लॉ में देखो क्या लिखा हुआ है, वेयर द सबस्ट्रेटम ऑफ अ कंपनी इज गॉन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सबस्ट्रेटम? ऑब्जेक्ट। क्या है बेटा? ऑब्जेक्ट। अगर कंपनी का मेन ऑब्जेक्ट ही चला गया तो बताओ कंपनी चला के कोई फायदा है? नहीं ना। अगर कंपनी का मेन ऑब्जेक्ट ही चला गया तो कंपनी को रन करके बेटा कोई फायदा नहीं है। देखा मेरे नोट्स में सेकंड पॉइंट। अच्छा थर्ड पॉइंट देखो क्या लिखा हुआ है, वेयर द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ अ कंपनी इज गॉन। लेकिन उसके बाद जो कंपनी का इंसिडेंटल ऑब्जेक्ट था, हमने उससे कंपनी को चलाने की कोशिश की, वो भी चला गया। मेन ऑब्जेक्ट तो गया ही गया, जो हमारा इंसिडेंटल था उससे चलाने की कोशिश की, वो भी चला गया। तो लॉ मेकर क्या बोला? डाल दो बेटा इसको कहां? इट इज जस्ट एन इक्विटेबल ग्राउंड फॉर वाइंडिंग अप। देखो अभी तक 3 बातें बताई। पहला क्या बोला? अगर फ्रॉड है तो जस्ट एन इक्विटेबल ग्राउंड है। मेन ऑब्जेक्ट ही तुम्हारा फ्रॉडलेंट है तो जस्ट एन इक्विटेबल ग्राउंड है। मेन ऑब्जेक्ट ही तुम्हारा रन नहीं कर पाया तो जस्ट एन इक्विटेबल ग्राउंड है। मेन नहीं रन किया तो तुमने इंसिडेंटल लगा दिया, वो भी नहीं चल पाया तो जस्ट एन इक्विटेबल ग्राउंड है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं परिणीत ने कार बनाने का सोचा, ठीक है, और बोला कि ठीक है अगर कार नहीं बन पाएगा तो ठीक है मैं टायर भी बना लूंगा। ना तो कार बन पाई ना तो टायर बन पाई। भाई तो तुम ही क्यों बने? समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो लॉ मेकर ने क्या बोला? कंपनी को हम कहां डाल देंगे बेटा? वाइंड अप में। याद रहेगा? चलिए नेक्स्ट लिखा हुआ है, वेयर देयर इज अ डेडलॉक इन द मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी। इसका मतलब क्या है बेटा? कंपनी के मैनेजमेंट में डेडलॉक मतलब क्या? जो कंपनी के डायरेक्टर्स है ना बेटा, आपस में बातचीत नहीं कर रहे। फॉर एग्जाम्पल आप सबने कंपनी बनाई नालायक कंसल्टेंसी लिमिटेड, ठीक है। अब आपके जितने भी आप लोग डायरेक्टर हो ना, आरिका जया से बात नहीं करी, जया पूजा से बात नहीं करी, सब एक दूसरे का चेहरा नहीं देखना चाहते। बेटे क्यों? क्या कर रहे हो फिर कंपनी में? कुछ डिसीजन हो पाएगा? नहीं। लेकिन ध्यान से बेटा, ऐसा प्राइवेट कंपनी में हो सकता है। अगर मैनेजमेंट में डेडलॉक है तो ये ओनली प्राइवेट कंपनी में पॉसिबल है। पब्लिक कंपनी में सीधा शेयर होल्डर क्या बोलेंगे? बेटा डायरेक्टर बात नहीं कर रहे ना, ठीक है सबको बाहर निकालो, हम दूसरे डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हैं। चाहिए नहीं वो। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अच्छा प्राइवेट कंपनी में ऐसा क्यों हो जाता है? बिकॉज प्राइवेट कंपनी लाला टाइप होती है, अपने ही घर वाले सब लोग होते हैं। समझ में आया? तो आपको एग्जाम में ऐसा पूछ दिया जाएगा केस स्टडी के फॉर्म में। एक कंपनी है जिसमें टोटल 9 डायरेक्टर हैं,
9 में से किसी भी डायरेक्टर का आपस में टॉकिंग रिलेशनशिप नहीं है। अब वो कंपनी वाइंडिंग अप के लिए अप्लाई कर रही है कोर्ट को, और वो कंपनी जो है पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, क्या उस कंपनी का वाइंडिंग अप हो सकता है ऑन द ग्राउंड ऑफ जस्ट एंड इक्विटेबल? तो आप क्या लिखोगे? नो। लेकिन पहले नो मत लिख के आना, पहले लॉ लिखना, और फिर कंक्लूजन में क्या लिखना कि एज पर लॉ इट्स कंक्लूड दैट कि कंपनी का वाइंडिंग अप नहीं हो सकता बिकॉज इट इज अ पब्लिक कंपनी, और अगर प्राइवेट होता तो हो जाता। और फिर अगर केस लॉ नाम याद रहे तो ये वाला केस पक्का चिपका के आ जाना। केस नहीं लिखा ना मैंने? हाँ नहीं लिखा, ठीक है, फिर तो कोई बात नहीं। आगे क्या लिखा बेटा? लास्ट पॉइंट, वेयर देयर हैज बीन मिसमैनेजमेंट एंड मिस एप्लीकेशन ऑफ फंड। अगर कंपनी मिसमैनेजमेंट कर रही है फंड का, कंपनी मिस एप्लीकेशन कर रही है फंड का, तो जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड है बेटा, क्या करने के लिए? वाइंड अप करने के लिए। याद रहेगा? चलिए अब आ जाते हैं बेटा, कौन से ग्राउंड ऐसे हैं जो जस्ट एंड इक्विटेबल नहीं है? कौन से ग्राउंड ऐसे हैं जो जस्ट एंड इक्विटेबल नहीं है? पहला देखो क्या लिखा है, वेयर द कंपनी वॉज अंडर अ लॉस। कंपनी बेटा अभी लॉस में है, लेकिन उसका चांस है कि वो प्रॉफिट कमा सकती है, तो क्यों उसको वाइंड अप करूं? फॉर एग्जांपल 2019 में सारी कंपनी लॉस में थी, 2020 में सारी कंपनी लॉस में थी, 2021 में भी लॉस थी, लेकिन 22 एक ऐसा चांस आया जहां पे हम प्रॉफिट कमा सकते हैं अगर गवर्नमेंट ने दोबारा लॉकडाउन नहीं लगाया तो क्या हम कंपनी को बंद कर देंगे? नो। आ रही है बातें समझ में? चलिए, वेयर द बिजनेस ऑफ द कंपनी वॉज टेम्पररी सस्पेंडेड। टेम्पररी पीरियड के लिए तुमने बिजनेस को सस्पेंड किया। भाई 2019 में लॉकडाउन पड़ा, हमने 4 महीने के लिए कंपनी बंद कर दी, तो क्या मैंने कंपनी बंद कर दी? 4 महीने के लिए बिजनेस बंद किया है ना, फिर उसके बाद मैं फिर से दोबारा चलाऊंगा, तो बोला ये जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड नहीं है। चलो सोच के आंसर देना बेटा। तुमने वाइंडिंग अप के लिए अप्लाई किया 1 अक्टूबर 2021 को, इस टाइम जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड था कि कंपनी को वाइंड अप कर देना चाहिए। वाइंडिंग अप का ऑर्डर आया 10 दिसंबर 2021 को। जिस दिन वाइंडिंग अप का डिस्कशन हुआ को एनसीएलटी ने किया, उस दिन जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड नहीं था। जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड नहीं था, तो बताओ क्या वाइंडिंग अप हो सकता है? जब अप्लाई किया उस टाइम लग रहा था कि ये सिचुएशन है जहां पे वाइंडिंग अप हो सकता है, लेकिन जब डिस्कशन हुआ, ऑर्डर आने की टाइम आई, उस टाइम जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड नहीं दिखा, तो क्या एनसीएलटी ऑर्डर देगा वाइंडिंग अप का? कभी नहीं देगा। समझा? और लास्ट पॉइंट, व्हेन देयर इज अ डेडलॉक इन द पब्लिक कंपनी का बोर्ड, अगर पब्लिक कंपनी के बोर्ड में डेडलॉक है तो ये जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड नहीं है। किस चीज को करने के लिए? वाइंडिंग अप करने के लिए। आई बात है समझ में? बताओ, सेक्शन 271 क्लियर हुआ? कौन से ग्राउंड पे कंपनी वाइंड? अभी तो बताया बेटा, डायरेक्टर का आपस में टॉकिंग रिलेशनशिप नहीं है, डिसीजन नहीं ले पा रहे वो। समझ में आया? पक्का? चलो फटाफट आ जाओ 271 पे। 271 में हमने क्या क्या पढ़ा? टोटल 5 ऐसे केसेस है जहां पे कंपनी कहां जा सकती है बेटा? कंपलसरी वाइंडिंग अप में। पहला, एसआर पास करके। दूसरा, सोवरेनिटी के अगेंस्ट काम कर रहे हो। तीसरा, 5 साल तक लगातार आपने ना तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ना ही एनुअल रिटर्न फाइल किया। लगातार बेटा, लगातार बोल रहा हूं। फिर हमने क्या बोला कि अगर आरओसी अप्लाई कर रहा है, आरओसी अप्लाई कर रहा है एनसीएलटी को, और ये प्रूफ कर रहा है कि कंपनी गलत तरीके से फंड को मिस यूटिलाइज कर रही है, कंपनी गलत तरीके से चलाई जा रही है, तो कंपनी कहां चली जाएगी? वाइंडिंग अप में चली जाएगी। फिर उसके बाद हमने लास्ट क्या पढ़ा? जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड। एंड जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड में हमने क्या पढ़े? बहुत सारे केसेस पढ़ लिए। चलिए अब हम सीखने वाले हैं कि सर कंपनी जो है कौन अप्लाई कर सकता है वाइंडिंग अप के लिए। सेक्शन नंबर 272, हु कैन अप्लाई फॉर वाइंडिंग अप, कौन पिटीशन डाल सकता है किसके लिए बेटा? वाइंडिंग अप के लिए। तो सबसे पहला देखो क्या लिखा हुआ है, कंपनी खुद डाल सकता है। जल्दी बताओ कंपनी कब डालेगा? पहले क्या पास करेगा? एसआर, फिर क्या डालेगा? पिटीशन। क्या एसआर से पहले पिटीशन डाल सकता है? मोस्ट वेलकम, लेकिन ऑर्डर कब आएगा? जब तक एसआर पास नहीं होगा। ठीक है। दूसरा क्या, उसका देखो क्या लिखा है, एनी क्रेडिटर, कोई भी क्रेडिटर बेटा वाइंडिंग अप के लिए पिटीशन डाल सकता है, चाहे वो सिक्योर्ड क्रेडिटर हो चाहे वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर हो। अच्छा मुझे बताओ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को क्या क्रेडिटर बोला जाएगा अगर कंपनी ने टैक्स ना पे किया हो तो? यस, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट विल ऑल्सो बी कॉल्ड एज अ क्रेडिटर। अगर कंपनी ने टैक्स नहीं पे किया है तो वो भी पिटीशन डाल सकती है बेटा, किस चीज का? वाइंडिंग अप के लिए। याद रहेगा? चलिए नेक्स्ट आते हैं बेटा, ध्यान से एक एक चीजों को सोच के बताना, वाइंडिंग अप जा सकता है या नहीं। क्या एक सिंगल क्रेडिटर वाइंडिंग अप के लिए पिटीशन डाल सकता है?
क्या एक सिंगल क्रेडिटर वाइंडिंग अप के लिए पिटीशन डाल सकता है? यस, जब उसका राइट अफेक्ट हो रहा होगा बहुत ज्यादा, तो एक सिंगल क्रेडिटर भी क्या कर सकता है बेटा, वाइंडिंग अप के लिए पिटीशन डाल सकता है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी में बेटा 1000 रुपए तक के लिए कंपनी वाइंडिंग अप में जा सकती है। 1000 रुपया है इंडिविजुअल के लिए और फॉर्म के लिए, और 1 लाख रुपया किसके लिए, कंपनी के लिए। 1 लाख रुपए का मैंने कोई डेट दिया और कंपनी 1 लाख रुपए पे करने के लिए एबल नहीं है, ठीक है बेटा, पिटीशन डाल दो, कंपनी को इंसॉल्वेंट करवा दो। आ रही है बातें समझ में? इस लॉ से फायदा क्या हुआ कि आज के दिन क्रेडिटर का राइट सिक्योर हो गया कि भाई तुम्हारे पास एक हक आ चुका है कि कंपनी पैसा ना दे तो कहां डाल दो उसको, इंसॉल्वेंसी में। याद रहेगा? चलिए, तो पहला केस लॉ में बेटा वही लिखा हुआ है, सिंडिकेट बैंक्स प्रिंटर ऑल प्राइवेट लिमिटेड, दिख रहा, उसमें यही आया था कि एक सिंगल क्रेडिटर भी पिटीशन डाल सकता है। क्या डिबेंचर होल्डर पिटीशन डाल सकते हैं वाइंडिंग अप के लिए? बोला यस, डिबेंचर होल्डर भी पिटीशन डाल सकते हैं, किसके लिए बेटा, वाइंडिंग अप के लिए। सेकंड केस लॉ में आया था। तीसरा, ध्यान से बेटा, वहां पे ये लिखा हुआ है कि क्रेडिटर का रिसीवर क्या वाइंडिंग अप के लिए पिटीशन डाल सकता है? अब समझो ये कंसेप्ट क्या है। मान लो मैंने कंपनी को लोन दिया, तो मैं क्या हो गया, क्रेडिटर। मैं कंपनी को लोन दे रहा हूं, मैं हो गया क्रेडिटर। अब मैं मर गया तो मेरे बिहाफ पे कौन आएगा, रिप्रेजेंटेटिव, मेरा असाइनी आएगा। तो क्या वो वाइंडिंग अप के लिए पिटीशन डाल सकता है? बोला यस, क्योंकि वो किसके बिहाफ पे काम कर रहा है, मेरे बिहाफ पे। याद रहेगा? चलिए नेक्स्ट आते हैं, कॉन्ट्रीब्यूटरी। क्या हुआ, एसी बंद कर दूं? रितिका जरा उस फ्लैप को और ऊपर कर देना, ठीक है अभी। चलो अब जो बेटा बातें बता रहा हूं ध्यान सुनना। कॉन्ट्रीब्यूटरी कौन होता है? कॉन्ट्रीब्यूटरी एक ऐसा इंसान जो कंपनी के एसेट में कंट्रीब्यूट करेगा, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, कॉन्ट्रीब्यूटरी, ठीक है। अब कॉन्ट्रीब्यूटरी कैसे काउंट करना, ध्यान सुनो। जिस दिन तुमने वाइंडिंग अप के लिए क्या डाला, पिटीशन डाला, ठीक है, उसके पीछे के 18 मंथ्स में जाओ। कितने महीने में जाने तुम्हें? इस 18 मंथ्स में अगर आपने एटलीस्ट 6 मंथ तक शेयर अपने नाम पे होल्ड कर रखा है तो आप कॉन्ट्रीब्यूटरी के डेफिनेशन में आओगे। एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, मान लेते हैं 31 दिसंबर 2022 को कंपनी वाइंडिंग अप में जा रही है, 21 को 31 दिसंबर 2021 को वाइंडिंग अप का पिटीशन डाला। इससे पीछे कितने महीने जाने हैं बेटा, 18 मंथ्स ना, तो कौन सा आएगा बताओ, 30 जून 2020 होगा। चलो अब ध्यान से बताना क्या ये कॉन्ट्रीब्यूटरी के डेफिनेशन में आएगा या नहीं। परिणीत ने शेयर परचेज किया था 1 अप्रैल 2020 को, 1 अप्रैल 2020 को, ठीक है, और इसने अपना शेयर्स सेल कर दिया 30 जून 2020 को। क्या ये कॉन्ट्रीब्यूटरी के डेफिनेशन में आएगा? नहीं, ठीक है, ध्यान से। दूसरा, अगर मान लो रितिका ने शेयर परचेज किए थे 1 अगस्त 2020 को और अपना शेयर्स वो बेच देती है 31 मार्च 2021 को, क्या ये कॉन्ट्रीब्यूटरी के डेफिनेशन में आएगी? 1 अगस्त 2020 को शेयर्स खरीदा और 31 मार्च 2021 को बेच दिया, तो बेटा कितने महीने होल्ड रखा इसने? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, टोटल 8 महीने इसने नाम पे शेयर्स होल्ड कर रखा। नाउ सी विल बी काउंटेड एज अ कॉन्ट्रीब्यूटरी। आई बात है समझ में? पिछले 18 महीने में एटलीस्ट 6 महीने अगर आप अपने नाम पे शेयर्स होल्ड करके रखते हो देन यू विल बी कॉल्ड एज अ कॉन्ट्रीब्यूटरी। अभी बेटा पूरी कहानी खत्म नहीं हुई, अब ध्यान से सुनो। हमारे कंपनीज एक्ट में कॉन्ट्रीब्यूटरी को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कॉन्ट्रीब्यूटरी को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, ध्यान से। एक होता है पार्ट ए वाला कॉन्ट्रीब्यूटरी और एक होता है पार्ट बी वाला कॉन्ट्रीब्यूटरी। अब समझना पार्ट ए और पार्ट बी कॉन्ट्रीब्यूटरी क्या होता है। पार्ट ए कॉन्ट्रीब्यूटरी का मतलब है ऐसा बंदा जिस दिन वाइंडिंग अप के लिए पिटीशन डाला जा रहा था आप उस टाइम कंपनी के मेंबर थे, आप क्या कहलाएंगे? पार्ट ए कॉन्ट्रीब्यूटरी। जब पिटीशन डाला जा रहा था आप कंपनी के मेंबर थे तो आप क्या कहलाएंगे? पार्ट ए वाला कॉन्ट्रीब्यूटरी।
ठीक है। अच्छा, पार्ट बी वाला कौन होगा? जिस दिन वाइंडिंग अप के लिए पिटीशन डाला गया उसके विद इन 1 ईयर, उसके विद इन 1 ईयर बिफोर, विद इन 1 ईयर अगर आपने मेंबरशिप छोड़ा है, जैसे फॉर एग्जांपल 30 जून 2021 को वाइंडिंग अप के लिए पिटीशन डालना था, यहां से 1 साल क्या आएगा बेटा? 30 जून 2020। इस बीच में अगर किसी ने मेंबरशिप छोड़ा है तो वो पार्ट बी का कॉन्ट्रीब्यूटरी माना जाएगा। आई बातें समझ में? क्लियर है? अब ध्यान से, सबसे पहले पैसा मंगाया जाता है पार्ट ए के कॉन्ट्रीब्यूटरी से। अगर पार्ट ए के कॉन्ट्रीब्यूटरी से पैसा मंगाने के बाद क्रेडिटर को पेबैक नहीं हो पाया तो किससे मंगाओगे? पार्ट बी से। अगर पार्ट ए के क्रेडिटर से पेबैक हो गया तो पार्ट बी को बोलना भी नहीं है कुछ, पार्ट बी को बोलना भी नहीं है कुछ। ठीक है, अब ध्यान से, लॉमेकर ने क्या बोला? कॉन्ट्रीब्यूटरी का मतलब क्या? तो बोला कॉन्ट्रीब्यूटरी का मतलब है जिनका कोई अनपेड कॉल बाकी है वो भी कॉन्ट्रीब्यूटरी है, और जिनका फुल्ली पेड अप शेयर्स हो चुका है वो भी कॉन्ट्रीब्यूटरी। फॉर एग्जांपल, पूजा ने 10 रुपए के शेयर्स लिए और 10 रुपए उसने पे कर दिया, वो भी कॉन्ट्रीब्यूटरी है। जया ने 10 रुपए के शेयर्स लिए, सिर्फ 5 रुपया पे किया, ये भी कॉन्ट्रीब्यूटरी। अब बोलोगे अमित सर क्या बोल रहे हो आप? पूजा ने 10 के शेयर्स लिए, 10 पे कर दिया, काहे का कॉन्ट्रीब्यूटरी? उसकी लायबिलिटी किधर है? 10 के शेयर्स लिए 10 पे कर दिए, लेकिन जया ने 10 के लिए 5 पे किए, तो हाँ जया को 5 और पे करना है। पूजा क्यों कॉन्ट्रीब्यूटरी में काउंट की जा रही है? लॉमेकर ने बोला बेटा इतना लोड मत लो, पूजा को हमने कॉन्ट्रीब्यूटरी में इसलिए काउंट किया क्योंकि ये विद इन 1 ईयर मेंबरशिप छोड़ी है, ठीक है, और अगर कोई सरप्लस फंड बच गया तो हम पूजा को भी देंगे, मतलब पूजा से मंगाएंगे नहीं। वाइंडिंग अप का कुछ फंड सरप्लस बच गया तो हम उसको देंगे, उससे मंगाना नहीं हमें, लेकिन जया से मंगाना है, और अगर सरप्लस फंड बच गया तो देना भी है। और ये बातें समझ में? मैंने क्या बोला भाई? विद इन 1 ईयर बिफोर जो लोग छोड़ के गए वो सब कॉन्ट्रीब्यूटरी है। अब फुल्ली पेड अप वाले भी कॉन्ट्रीब्यूटरी माने जाएंगे, लेकिन फुल्ली पेड अप वालों को मैं ये नहीं बोल रहा कि भैया मैं तुझसे कुछ मंगाऊंगा, मैं तुझे कॉन्ट्रीब्यूटरी के डेफिनेशन में इसलिए काउंट कर रहा हूं कि कंपनी की लायबिलिटी पे ऑफ करने के बाद अगर कुछ पैसा बच गया तो मैं तुझे बांटूंगा। समझ में आ गया? तो पार्ट ए कॉन्ट्रीब्यूटरी का मतलब जिस टाइम वाइंडिंग अप का पिटीशन डाला जा रहा है उस टाइम जो होते हैं वो सब पार्ट ए, और पार्ट बी का मतलब विद इन 1 ईयर जिन्होंने छोड़ा वो सब किसकी डेफिनेशन में आएंगे? पार्ट बी। सबसे पहले किससे मंगाओगे? पार्ट ए। पार्ट ए से पूरी लायबिलिटी पे ऑफ हो गई तो पार्ट बी से मंगाने की जरूरत है क्या? नहीं। लेकिन पार्ट ए से पूरी नहीं हो पाई तो किससे मंगाओगे? पार्ट बी से। आ रही है बातें समझ में या नहीं? पक्का ये क्वेश्चन एग्जाम में बेटा 5 मार्क्स में आता है, डिफाइन कॉन्ट्रीब्यूटरी एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरी। ठीक है, तो ध्यान से, पहले कॉन्ट्रीब्यूटरी का डेफिनेशन कैसे लिखोगे कि भैया जिस दिन कंपनी ने वाइंडिंग अप का पिटीशन डाला उससे 18 महीने में जिन्होंने भी 6 महीने तक शेयर्स अपने नाम पे होल्ड करके रखा है वो कॉन्ट्रीब्यूटरी होते हैं। कॉन्ट्रीब्यूटरी 2 टाइप्स के होते हैं, पार्ट ए कॉन्ट्रीब्यूटरी और पार्ट बी कॉन्ट्रीब्यूटरी। पार्ट ए कॉन्ट्रीब्यूटरी वो होता है जब वाइंडिंग अप के लिए पिटीशन डाल रहे हैं उस टाइम कौन लोग कॉन्ट्रीब्यूटरी है, उस टाइम कौन लोग मेंबर हैं, वो पार्ट ए कॉन्ट्रीब्यूटरी। और जिस दिन वाइंडिंग अप का पिटीशन डाला उसके विद इन 1 ईयर जिन्होंने छोड़ा वो लोग पार्ट बी कॉन्ट्रीब्यूटरी में आएंगे। पहले पैसा किससे मंगाना है? पार्ट ए वाले कॉन्ट्रीब्यूटरी से। बाद में पैसा किससे मंगाना है? पार्ट बी वाले कॉन्ट्रीब्यूटरी से। पार्ट जो कॉन्ट्रीब्यूटरी के डेफिनेशन में फुल्ली पेड अप शेयर होल्डर भी कॉन्ट्रीब्यूटरी के डेफिनेशन में आएंगे, बट इसका मतलब ये नहीं हम उससे कुछ मंगवाने वाले हैं, जब सरप्लस फंड बच जाएगा तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। समझ में आ रहा? अब ध्यान से बेटा, विद इन 1 ईयर पहले मैंने शेयर्स मेंबरशिप छोड़ा, मैं मर गया, तो मेरा रिप्रेजेंटेटिव भी कॉन्ट्रीब्यूटरी माना जाएगा, मेरा रिप्रेजेंटेटिव भी कॉन्ट्रीब्यूटरी माना जाएगा। अगर कोई कंपनी किसी मेंबर की कंपनी, अगर कोई कंपनी किसी और कंपनी की मेंबर है तो उसका लिक्विडेटर भी क्या माना जाएगा? रिप्रेजेंटेटिव माना, उसका लिक्विडेटर भी कॉन्ट्रीब्यूटरी माना जाएगा। अगर कोई इंसॉल्वेंट बंदा है तो उसका रिसीवर भी क्या माना जाएगा? कॉन्ट्रीब्यूटरी माना जाएगा। आ रही है बातें समझ में? पक्का? कोई डाउट? तो जोरदार क्वेश्चन बनता है बेटा, 5 नंबर का सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाएगा, डिफाइन कॉन्ट्रीब्यूटरी। जितनी बातें बताई सब लिख के आना, और लास्ट में क्या लिखा हुआ है? रजिस्ट्रार। आरओसी भी बेटा वाइंडिंग अप का पिटीशन डाल सकता है। लेकिन जया क्या पूछ रही है, अमित सर आपके इस कॉन्ट्रीब्यूटरी वाले टॉपिक पे मुझे एक छोटा सा डाउट है। डाउट क्या है सर? कॉन्ट्रीब्यूटरी होता कौन है? आपने क्या बोला कि कॉन्ट्रीब्यूटरी वो इंसान होगा, जैसे आप अगर 30/6/2021 को वाइंडिंग अप का पिटीशन डाल रहे हो, इससे पीछे के 18 महीने में जिसने 6 महीने तक का शेयर्स होल्ड कर रखा वो क्या कहलाएगा? कॉन्ट्रीब्यूटरी।
और पार्ट ए कंट्रीब्यूटरी में आपने क्या बोला, जो उस टाइम मेंबर था वो पार्ट ए, और जो विद इन 1 ईयर छोड़ के गया है वो पार्ट बी का कंट्रीब्यूटरी माना जाएगा। सर कंट्रीब्यूटरी कैसे वाइंडिंग अप के लिए पिटीशन डाल सकता है, कैसे वाइंडिंग अप के लिए पिटीशन आएगा? क्योंकि कंट्रीब्यूटरी तो पिक्चर में तब आएगा ना जब कंपनी का वाइंडिंग अप ऑर्डर आएगा। ठीक है, अब ध्यान सुना बेटा, ऐसा क्यों होता है सुनो। मान लो तुमने 1 जनवरी 2021 को वाइंडिंग अप के लिए अप्लाई किया और तुम्हारा वाइंडिंग अप का ऑर्डर मान लेते 30 जून 2021 को आ गया कि हाँ कंपनी का वाइंडिंग अप होगा। आपसे सवाल पूछ रहा हूं, इफेक्टिव डेट ऑफ वाइंडिंग अप कब से माना जाएगा? जिस दिन ऑर्डर आया, जिस दिन एप्लीकेशन लगाया गया। लॉ मेकर ने बोला कि अगर वाइंडिंग अप ऑर्डर आ गया तो वाइंडिंग अप की शुरुआत यहीं से मानी जाएगी, एप्लीकेशन से। इसी वजह से बेटा कंट्रीब्यूटरी किसकी डेफिनेशन में आ जाता है? पेटिशनर के डेफिनेशन में, कि वो भी अप्लाई कर सकता है, यानी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है। समझ में आ गया? पक्का? बताओ कितने लोग अप्लाई कर सकते हैं वाइंडिंग अप के लिए, जल्दी बोलो। कौन कौन लोग? कंपनी, क्रेडिटर, चाहे वो सिक्योर्ड हो या अनसिक्योर्ड हो, मेंबर्स, आरओसी, कंट्रीब्यूटरी, और इन सब के कॉम्बिनेशन मिला के भी वाइंडिंग अप के लिए आप पिटीशन डाल सकते हो। याद रहेगा? आइए चलो, वाइंडिंग अप में क्या वर्कर पिटीशन डाल सकता है? वर्कर, क्या वर्कर वाइंडिंग अप के लिए अप्लाई कर सकता है? बोलोगे यस सर, उसका भी तो राइट इफेक्ट रहा। लॉ मेकर ने बोला ना रे बाबा, तू कभी नहीं अप्लाई करेगा। वर्कर कभी भी वाइंडिंग अप का पिटीशन डाल सकता, ना तो खुद ना तो अपने यूनियन लीडर के साथ। एक बात मुझे बताओ, वर्कर ये बोल रहा है कि भैया मुझे 4 महीने की सैलरी नहीं मिली, इसलिए मैं कंपनी को वाइंडिंग अप में डाल रहा हूं, मुझे ग्रेच्युटी नहीं मिला, मुझे पेंशन नहीं मिला, मुझे बोनस नहीं मिलेगा। एनसीएलटी क्या बोलेगा? भैया तुझे अगर इतना दर्द है तो तेरे लिए ही मैंने लेबर लॉ बनाए थे। बोनस जाके पढ़, वहां पे लिखा हुआ है कैसे क्लेम करना है। ग्रेच्युटी जाके पढ़, वहां पे लिखा हुआ है कैसे क्लेम करना है। सैलरी ना मिले उसके लिए भी मैंने पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट बना रखा है, जा वहां पे जाके क्लेम करना। इस छोटी सी बात के लिए तो कंपनी को क्यों बंद करवा रहा है? आ रही है बातें समझ में? सब बेटा सब आपके लिए हमने लेबर लॉ बना रखा है ना, आप जाइए वहां से अपना रिकवरी कीजिए। क्या आप इन छोटी सी बात के लिए कंपनी को बंद करवा रहे हैं? आ रही है बातें समझ में? पक्का यूनियन लीडर भी बेटा नहीं डाल सकता। लेकिन हाँ, क्या वाइंडिंग अप में वर्कर की सुनी जाएगी? हाँ, मतलब बोलने का अधिकार आपके पास है। लेकिन आप ये बोलोगे कि मेरा कह के आप वाइंडिंग अप करवा दो, नहीं हो सकता। तो पेज नंबर 149 पे बेटा मैंने दोनों केस लॉ लिखे हुए, 3 केस लॉ, इसी में यही बातें लिखी गई है। ठीक है, बस लास्ट टॉपिक पे आ रहे हैं बेटा। चलिए, आपने 271 में क्या डाला? वाइंडिंग अप का एप्लीकेशन पिटीशन डाला। 272 में ये लिखा हुआ है किसने कौन डाल सकता है? अब बेटा मान लो वाइंडिंग अप के पिटीशन को एक्सेप्ट कर लिया तो ट्रिब्यूनल का कुछ ऑर्डर आ सकता है। क्या क्या ऑर्डर आ सकता है? 273 क्या लिखा हुआ है? ट्रिब्यूनल आपके वाइंडिंग अप पिटीशन को डिसमिस कर सकता है विथ कॉस्ट और विदाउट कॉस्ट। मैं कहने का मतलब क्या बेटा, तूने ट्रिब्यूनल से मजे लेने के लिए वाइंडिंग अप पिटीशन डाले थे, तो फालतू इंसान है वो, ऐसे टाइम पास के लिए बैठा हुआ है वो, तुम मजे लेने के लिए उसको एप्लीकेशन डाल रहे हो। सर मैं चेक कर रहा था कि आप क्या बोलोगे। बेटा वो तुम्हारा चेक करेंगे वो। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? सेकंड, मेक एन इंटरिम ऑर्डर, वो क्या बोलेगा? भैया एक काम कर, वाइंडिंग अप में मत जा, मैं तुझे जो गाइडेंस बोल रहा हूं वो फॉलो कर और कंपनी को बचाने की सोच। क्यों तू वाइंडिंग अप में जा रहा है? समझा? तीसरा क्या लिखा है? अपॉइंट अ प्रोविजनल लिक्विडेटर। पता है ये कौन होंगे? लिख लो, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट। बेटा आपको अपॉइंट किया जाएगा, याद रखना। प्रोविजनल लिक्विडेटर लिख सकते हैं ना नोटबुक में। प्रोविजनल लिक्विडेटर का मतलब होते हैं ये लोग, 3 प्रोफेशनल बेटा। कौन कौन? प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। ध्यान से, आप लोग बेटा आज के दिन क्या बन सकते हो? प्रोविजनल लिक्विडेटर, यानी कंपनी सेक्रेटरी को बुलाएगी और बोलेगी भैया हमें गाइडेंस दो कि हम कंपनी को कैसे बचाएं। क्यों? यू आर द प्रोफेशनल एक्सपर्ट। इमेजिन करो आपकी वैल्यू कितनी बढ़ा दी है। हमारे टाइम में तो कुछ भी नहीं था, हमें बोला जाता था कंपनी सेक्रेटरी को सर्वेंट, बहुत गुस्सा आता था उस टाइम। और किसी को सीएस बोल दो ना तो ऐसा ही लगता था वो पर्सनल सेक्रेटरी नहीं होता, वही है। अभी तो सोचो आपकी वैल्यू कितनी बढ़ाई है। आपको किस में डाल दिया? केएमपी में डाल दिया। दूसरा कहां डाल दिया? यू कैन बिकम अ प्रोविजनल लिक्विडेटर। आप कंपनी को गाइड कर सकते हो कि भैया कंपनी कैसे चलानी है। और जब आईबीसी पढ़ाओगे ना फिर तो देखना बेटा आपकी क्या वाहवाही होगी। कंपनी सेक्रेटरी की क्या वैल्यू होती है ये आपको आईबीसी वाला लॉ समझाएगा। सीधा आईबीसी में ये लिखा हुआ है, एक बार प्रोविजनल लिक्विडेटर के तौर पे हमने कंपनी को अपॉइंट कर लिया, कंपनी सेक्रेटरी को। अब सीधा कंपनी सेक्रेटरी क्या पता है मैनेजमेंट को क्या बोलता है? शट योर माउथ, तुझे जो बोलना था बोल लिया, अब मैं बोलूंगा तू सुनेगा। अभी तक
तुम बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, अब मुझे किसने अपॉइंट किया? एनसीएलटी ना। अब बेटा पूरी पावर लेके आया हूं मैं। समझा नहीं समझा? तो यू कैन बिकम अ प्रोविजनल लिक्विडेटर। चलिए आगे क्या लिखा हुआ है? मेक एन ऑर्डर फॉर वाइंडिंग अप ऑफ ए कंपनी विथ और विदाउट कॉस्ट। और इसके अलावा कोई भी ऑर्डर जो उनको अच्छा लगता है वो सारे ऑर्डर वो दे सकते हैं। ठीक है, चलो बेटा अब एक छोटी सी बात बताओ जरा, वाइंडिंग अप करवाने के लिए आ कौन रहा है? लिक्विडेटर। आ कौन रहा है बेटा? लिक्विडेटर। आपसे एक सवाल मेरा ये है, लिक्विडेटर नया बंदा एक कंपनी में आया, क्या उसको सारी बातें पता होंगी? नहीं ना। फॉर एग्जाम्पल घर में इमेजिन करो, मोस्टली हमारे घर में खाना कौन बनाती है? मम्मी। मान लो मम्मी 5 दिन के लिए बाहर, ठीक। अब बेटा किचन में हम पैर रखेंगे, सबसे पहले तो यही ढूंढेंगे क्या किधर है। एक दिन तो वही समझने में लग जाएगा, ठीक है, उस दिन जोमेटो, ठीक है। फिर दूसरे दिन फिर से हमने हिम्मत की, बहुत ज़्यादा हिम्मत की, किचन में गए, फिर बेटा पता चला चाय बनाने के लिए गए, चीनी की जगह क्या डाला? नमक। समझा? मतलब क्या है, सामान बेटा किचन में किसने रख रखा है? मम्मी ने। उनको पता होगा लॉकर में कहाँ पे मैंने क्या रख रखा है। अपन को आइडिया है क्या? नहीं। ऐसे मुझे बता, लिक्विडेटर पहली बार आ रहा है, क्या उसको कंपनी के क्रेडिटर के बारे में पता है? क्या उसको कंपनी के एसेट के बारे में पता है? क्या उसको कंपनी की लायबिलिटी के बारे में पता है? नहीं ना। ये सारी बातें बताएगा कौन? तो बोला कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कौन बताएगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलता है, मैं क्यों बताऊं? कंपनी सेक्रेटरी बोला भैया आ जा इधर, तेरा काम आया एक। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसको ऑथराइज कर देता अपना काम? कंपनी सेक्रेटरी को। ना कंपनी सेक्रेटरी को बेटा क्या बनाने के भेजना पड़ता है? एक रिपोर्ट। देखो उस रिपोर्ट को हम क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। मतलब पूरी ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना के दो। अब लिक्विडेटर इसी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के बिहाफ पे क्या करेगा? अपनी लिस्टिंग तैयार करेगा कि भाई कितने क्रेडिटर हैं, कितने मेंबर है, किससे मुझे क्या मंगवाना है, क्या देना है, क्या लेना है। और उसके बिहाफ पे वो क्या करेगा? कंपनी को वाइंड अप करने की कोशिश करेगा। जब वाइंड अप हो जाएगा तब पूरा रिपोर्ट किसको फाइल कर देगा? एनसीएलटी को। और एनसीएलटी किसका ऑर्डर दे देगा? डिसोल्यूशन का ऑर्डर दे देगा। ये क्वेश्चन सीधा सीधा 5 नंबर में पूछ लेगा, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। याद रहेगा? पक्का? कोई डाउट? तो चलो वाइंडिंग अप में हुआ क्या बेटा? शुरू से शुरू हो जाओ। वाइंडिंग अप में क्या हुआ? सबसे पहले पिटीशन फाइल किया गया, पिटीशन को एक्सेप्ट किया एनसीएलटी ने, या रिजेक्ट भी कर सकता है। एक्सेप्ट होने के बाद किसको अपॉइंट किया गया? लिक्विडेटर को। लिक्विडेटर ने किसका लिस्ट बनाया? क्रेडिटर का, मेंबर्स का, ठीक है, एसेट्स का। सबसे पहले एसेट्स को सेल करके पैसा इकट्ठा किया, जिन जिन मेंबर का अनपेड कॉल बाकी था उनसे पैसे मंगवाए, और किसको पे बैक किया? क्रेडिटर को पे बैक किया। इसकी रिपोर्ट किसको फाइल कर दी? एनसीएलटी को। एनसीएलटी ने किसका ऑर्डर दे दिया? डिसोल्यूशन का। खत्म। यहां पे कंपनी क्या हो जाएगी बेटा? डिसॉल्व। आ रही है बातें समझ में या नहीं? लेकिन हमेशा याद रखना, डिसोल्यूशन इज द लास्ट असॉल्ट। सबसे लास्ट तरीका है बेटा कंपनी को वाइंडिंग अप करने का। क्या? डिसोल्यूशन। जब तक होगा तब तक कंपनी को चलाया जाएगा, जहां पे इंपॉसिबल होगा वहीं पे क्या आएगा? डिसोल्यूशन ऑर्डर। ठीक है, बहुत ही समराइज तरीके से बेटा आपको समझाया गया है। इतना ही आपके पोर्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब फाइनल में जाओगे तो 100 सेक्शंस इसके पढ़ने पड़ते हैं बेटा। अभी कितने पढ़े? ओनली 3-4, और बाकी सीखा से वाइंडिंग अप क्या है। समझ में आ गया प्रोसीजर पूरा? पक्का? तो ये चैप्टर बेटा आपका खत्म हो गया, दैट इज वाइंडिंग अप। 611।